तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ राशिफल नहीं है। ये एक तरह का पूरा मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय विश्लेषण है। बिल्कुल। ये कुंभ राशि के मूल स्वभाव, उनके रिश्तों और खास तौर पर जो सबसे दिलचस्प है, साल 2026 के लिए उनकी जिंदगी के हर पहलू पर गहरी नजर डालते हैं। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या होने वाला है, बल्कि ये समझना है कि कुंभ राशि के लोग वैसे क्यों होते हैं जैसे वो होते हैं। हाँ, उनकी सोच, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया और 2026 उनके लिए इतना खास क्यों है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उनके प्रतीक चिन्ह से शुरू करते हैं। एक घड़ा। स्रोतों में कहा गया है कि ये सिर्फ पानी का घड़ा नहीं है, ये समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश है, जो मानवता के कल्याण का प्रतीक है। ये सुनने में ही कितना बड़ा आइडिया लगता है। ये बहुत बड़ा आइडिया है और असल में यही कुंभ राशि के जीवन का सार है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प द्वंद्व भी है। विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। वैसे ही कुंभ राशि वाले समाज की सारी नकारात्मकता, सारी कड़वाहट को अपने अंदर सोख लेते हैं। ओहो, मतलब वे दुनिया के लिए एक तरह का फिल्टर बन जाते हैं। बिल्कुल सही। वो समाज का जहर पी के बदले में ज्ञान और मानवता का अमृत दुनिया को देते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, ये उनके मनोवैज्ञानिक ढांचे का आधार है। वो दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, अक्सर अपनी मानसिक शांति की कीमत पर। और शायद यही बात उनके एक और नाम में झलकती है जो स्रोतों में दिया गया है, भविष्य के वास्तुकार, मतलब आर्किटेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर। हाँ, ये थोड़ा भारी भरकम टाइटल है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आज में नहीं जीते। उनकी सोच हमेशा समय से, आप कह सकते हैं 20, 30 या 50 साल आगे चलती है। वो ऐसे सिस्टम्स, ऐसी तकनीक, ऐसे सामाजिक बदलावों के बारे में सोचते हैं जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। इसीलिए वे सत्यान्वेषी भी होते हैं। बिल्कुल, वो ट्रूथ सीकर्स हैं। वो किसी भी बात को तब तक नहीं मानते जब तक उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क या कोई ठोस सबूत ना हो। और शायद इसीलिए उनका तत्व स्थिर वायु है। वायु यानी विचार, और स्थिर मतलब उन विचारों में गहराई और ठहराव। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हवा के झोंके की तरह नहीं, बल्कि एक केंद्रित बौद्धिक ऊर्जा की तरह है। हाँ, यही स्थिर वायु उन्हें भावनाओं की दुनिया से थोड़ा दूर और तर्क की दुनिया के ज्यादा करीब रखती है। वो ऐसी जगहों पर सहज महसूस करते हैं जहां दिमाग का इस्तेमाल हो, दिल का नहीं। और यही एक चीज उनके व्यक्तित्व के लगभग हर पहलू को समझाती है, खासकर उनके स्याह पक्ष को। हाँ, चलिए उस पर आते हैं, क्योंकि हर चीज का एक दूसरा पहलू तो होता ही है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि इस अत्यधिक बौद्धिकता का एक स्याह पक्ष भी है। सबसे पहली चीज जो मेंशन की गई है वो है निर्ममता या रूथलेस डिटैचमेंट। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। और ये है भी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह तर्क से चलता है तो वो एक तरह से भावनाओं को एक कमजोरी की तरह देखने लगता है। अगर कोई उनका भरोसा तोड़ता है या उनके सिद्धांतों के खिलाफ जाता है, तो कुंभ राशि वाले उस इंसान को अपनी जिंदगी से ऐसे मिटा देते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। वहां माफी या दूसरे मौके की गुंजाइश नहीं होती। मतलब भावनात्मक रूप से पूरी तरह कट जाते हैं। पूरी तरह। तो क्या उनका जो एकांत है, जिसे लोग अक्सर समाज विरोधी या एंटी सोशल होना समझ लेते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है? मतलब क्या वो अकेलापन महसूस करते हैं या जानबूझकर उस एकांत को चुनते हैं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतोस इस पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। सॉलिट्यूड, नॉट लोनलीनेस। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? अकेलापन एक कमी है, एक दर्द है, जबकि एकांत एक चुनी हुई शक्ति है। कुंभ राशि वाले अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए, अपने भविष्य के विचारों पर काम करने के लिए दुनिया के शोर से कटकर जानबूझकर इस एकांत में जाते हैं। ये उनकी जरूरत है, मजबूरी नहीं। और उनके गुस्से के बारे में क्या? स्रोत उसे अप्रत्याशित क्रोध कहते हैं। मतलब वो शांत रहते हैं और फिर अचानक फट पड़ते हैं। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आप किसी शांत झील में पत्थर फेंकते रहें और कुछ ना हो, और फिर अचानक एक ज्वालामुखी फट जाए। वो नीलकंठ की तरह सब कुछ अंदर रखते हैं, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूटता है ना, तो उनका गुस्सा विस्फोटक और बहुत तीव्र होता है। और क्योंकि ये इतना दुर्लभ होता है, इसलिए सामने वाला इसके लिए कभी तैयार नहीं होता। कभी नहीं। अगर कोई इंसान इतना तार्किक है और भावनाओं से थोड़ा कटा हुआ है,
तो ये सोचना मुश्किल है कि वो रिश्तों में कैसा होगा। क्या उनके लिए प्यार का मतलब भी कोई बौद्धिक समीकरण ही होता है? एक तरह से हाँ। स्रोतों के मुताबिक उनके लिए प्यार का मतलब घंटों चांद तारों की बातें करना नहीं, बल्कि बौद्धिक साझेदारी है, इन इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप। वो एक ऐसा साथी चाहते हैं जिसके साथ वो दुनिया के बड़े आइडियाज पर बहस कर सकें, भविष्य की योजनाएं बना सकें। वो असल में प्रेमी से पहले एक दोस्त ढूंढते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा भावुक या वो अधिकार जताने वाले लोग उन्हें पसंद नहीं आते होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें रिश्तों में अपनी आज़ादी और अपना स्पेस सबसे ज्यादा प्यारा होता है। किसी ने उनसे ये पूछ लिया कि कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, बस हो गया। बस वो उनके लिए रिश्ते का अंत है। यही वजह है कि मिथुन और तुला जैसी वायु तत्व की राशियां उनकी अच्छी जोड़ीदार मानी जाती हैं, क्योंकि वो उनकी बौद्धिक जरूरतों और स्पेस की इच्छा को समझती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती, स्रोत बताते हैं कि वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर वो किसी की परवाह करते हैं तो ये सामने वाले को पता होना चाहिए। इसे बोलकर जताने की क्या जरूरत है? हाँ, और इसी वजह से उनके साथी अक्सर उन्हें रूखा या परवाह ना करने वाला समझ लेते हैं, जबकि वो अंदर से बहुत परवाह करते हैं। बस उसे जाहिर करने का उनका तरीका दुनिया से अलग है। ये उनके जीवन का एक पस्टांट संघर्ष है। क्या अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाना? बिल्कुल। चलिए अब इसमें एक और परत जोड़ते हैं, वैदिक ज्योतिष की। स्रोत लघु पाराशरी सिद्धांत के आधार पर कुछ ग्रहों के प्रभाव की बात करते हैं, जो उनके इस जटिल व्यक्तित्व को और गहराई से समझाता है। जी, सबसे पहले आते हैं लग्नेश शनि। शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं। ये उनके जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी, संघर्ष और एक तरह की गंभीरता लाते हैं। वो चीजों को हल्के में नहीं ले पाते, हर चीज में गहराई तक जाते हैं। उनका थोड़ा निराशावादी स्वभाव भी शनि की ही देन है। लेकिन फिर एक बिल्कुल उल्टा ग्रह आता है, योग कारक शुक्र। शुक्र तो विलासिता, रचनात्मकता, रिश्तों का ग्रह है। ये शनि के साथ कैसे काम करता है? यही तो कुंभ लगन का सबसे अनोखा मिश्रण है। एक तरफ शनि उन्हें मेहनत और संघर्ष करवाते हैं, तो दूसरी तरफ शुक्र उन्हें उसी मेहनत का फल, भाग्य और धन के रूप में देते हैं। वाह! ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां व्यक्ति तपस्वी की तरह जीता है, लेकिन उसे भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। और तीसरा ग्रह जिसके बारे में स्रोत बताते हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, अकारक या मार्केश गुरु। एक मिनट, मार्केश, ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता है। बृहस्पति जो ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं, वो किसी के लिए मार्केश या नुकसानदेह कैसे हो सकते हैं? ये ज्योतिष का एक तकनीकी लेकिन बहुत दिलचस्प नियम है। हर लगन के लिए कुछ ग्रह शुभ और कुछ अशुभ परिणाम देते हैं, चाहे उनका अपना स्वभाव कैसा भी हो। अच्छा। लघु पाराशरी सिद्धांत के अनुसार कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति तीसरे और 11वें घर के स्वामी होते हैं, जो ज्योतिषीय नियमों के तहत उन्हें एक अकारक ग्रह बना देता है। इसलिए ज्ञान का कारक होते हुए भी बृहस्पति इस लग्न के लिए स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक रुकावटें पैदा कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुंभ राशि वालों को ज्ञान और धन आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए उन्हें अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है, भले ही वो उसके सबसे बड़े हकदार हों। वाह, ये तो उनके जीवन के संघर्ष को एक और नजरिए से दिखाता है। बिल्कुल, ये उनके जीवन की कहानी है। क्षमता बहुत है, लेकिन रास्ते में चुनौतियां भी उतनी हैं। तो अब इस जटिल व्यक्तित्व, इन ग्रहों के खेल को ध्यान में रखते हुए उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, वर्ष 2026। स्रोतों में इसे सिर्फ एक और साल नहीं बल्कि व्यक्तित्व परिवर्तन का महावर्ष कहा गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे दो बहुत बड़े ज्योतिषीय बदलाव हैं। पहला, साढ़े साती का अंतिम चरण। साढ़े साती? हाँ, साढ़े साती के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन इसके अंतिम चरण का एक खास मतलब होता है। पहले के चरण संघर्ष, भ्रम और नुकसान देते हैं, लेकिन अंतिम चरण कर्मों का फल देने वाला होता है। अच्छा। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए वो कुंदन बनने का साल है, पिछले संघर्षों का इनाम मिलने का समय। और दूसरा बड़ा कारण? दूसरा है लग्न में राहु का प्रभाव। राहु एक मायावी ग्रह है, वो भ्रम भी पैदा करता है और लीक से हटकर सोचने की क्रांतिकारी क्षमता भी देता है। तो 2026 में कुंभ राशि वालों के दिमाग में जबरदस्त और नए आइडियाज आएंगे, लेकिन साथ ही एक बड़ा खतरा भी रहेगा। क्या? भ्रम और वास्तविकता के बीच फर्क न कर पाना। सही। उन्हें बहुत सावधान रहना होगा कि वो किसी धोखे या गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं।
इसी सिलसिले में फरवरी 2026 का खास जिक्र है। एक दुर्लभ त्रिग्रही योग बन रहा है जब सूर्य, बुध और शुक्र तीनों कुंभ राशि में एक साथ होंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक पावर अप है। सूर्य से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, बुध से तेज व्यापारिक बुद्धि और संवाद कौशल, और शुक्र से धन, संसाधन और आकर्षण, तीनों एक साथ। वाह! ये एक ऐसी ऊर्जा का संगम है जो अगर सही दिशा में लगाई जाए तो महीनों का काम दिनों में हो सकता है। भविष्यवाणी है कि ये महीना बड़े फैसले लेने, नए प्रोजेक्ट शुरू करने या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए अत्यंत शक्तिशाली होगा। तो इन सब ग्रहों के खेल का जमीनी हकीकत पर, यानी करियर, पैसे और सेहत पर क्या असर पड़ेगा? करियर के बारे में क्या संकेत है? स्रोत कहते हैं कि ये सूर्य का वर्ष होगा। इसका सीधा मतलब है कि नौकरी और व्यवसाय में अधिकार, पहचान और नेतृत्व के मौके मिलेंगे। जो लोग तकनीकी क्षेत्र, रिसर्च, इंजीनियरिंग या रियल एस्टेट में हैं, उनके लिए ये साल असाधारण सफलता ला सकता है। और संपत्ति? शनि और शुक्र का योग साफ संकेत दे रहा है कि नई संपत्ति या वाहन खरीदने के भी प्रबल योग हैं। और आर्थिक रूप से पैसे आएंगे या जाएंगे? साल की शुरुआत में आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चे भी लगे रहेंगे। असली सुधार जून 2026 के बाद आएगा, जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी। तब खर्चों पर नियंत्रण आएगा और बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। तो सलाह ये है कि साल की शुरुआत में निवेश करें और साल के दूसरे हिस्से में उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ चेतावनी भी लग रही है मुझे। हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। शनि और राहु का लग्न पर प्रभाव पैरों में चोट, नसों से जुड़ी समस्या या रक्त संचार की दिक्कतें दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है ना? हाँ बिल्कुल। राहु का भ्रम और शनि की चिंता मिलकर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव पैदा कर सकते हैं। स्रोतों में साफ लिखा है कि इस साल ध्यान या मेडिटेशन उनके लिए विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत होगी। मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा काम होगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या खास है? छात्रों के लिए, खासकर जो रिसर्च या आईटी में हैं, ये एक सुनहरा समय है। राहु का प्रभाव विदेश जाकर पढ़ाई करने के अचानक और मजबूत योग बना रहा है। अच्छा। हाँ, जो छात्र लंबे समय से वीजा या एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें 2026 में सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो इतने सारे अवसर हैं और उतनी ही चुनौतियां भी। इनसे निपटने के लिए स्रोत कुछ उपाय भी बताते हैं। जी, उपाय बहुत व्यवहारिक और आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप और हनुमान जी की उपासना की सलाह दी गई है, क्योंकि ये दोनों ही शनि और राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करते हैं। और व्यवहारिक उपाय? व्यवहारिक उपायों में हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और कुष्ठ रोगियों या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करना, ये शनिदेव को प्रसन्न करने के सबसे शक्तिशाली उपाय माने गए हैं। रत्नों में नीलम का भी जिक्र है, लेकिन एक बड़ी चेतावनी के साथ। हाँ, और ये चेतावनी बहुत जरूरी है। नीलम एक अत्यंत शक्तिशाली रत्न है। ये राजा भी बना सकता है और रंक भी। इसलिए इसे पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना अनिवार्य है, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुंभ राशि एक बौद्धिक गहराई, मानवतावादी दृष्टि और एक बहुत ही जटिल आंतरिक दुनिया का प्रतीक है। और साल 2026 उनके लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि आत्मखोज और कर्मों का फल पाने का एक निर्णायक मोड़ है। बिल्कुल। स्रोतों का निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि कुंभ राशि की यात्रा अकेलेपन से एकांत की शक्ति को पाने की है, और उनके जीवन का मिशन एक लाइन में कहा गया है जो बहुत प्रेरणादायक है। क्या है वो लाइन? आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ को नई दिशा देने के लिए जन्मे हैं। वाह, ये तो पूरे जीवन का उद्देश्य बता दिया। हाँ, और इसी के साथ स्रोत 2026 के लिए एक मंत्र देते हैं। सत्य को खोजें, मानवता की सेवा करें और बदलाव के लिए तैयार रहें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर किसी का जन्म भीड़ को दिशा देने के लिए हुआ है, तो उस भीड़ के शोर से खुद को अलग करके अपना सच खोजने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए?